Hello everyone. Welcome to the platform of Physics Wala. I'm your biology educator. My name is Dr. Arshit Ali. दिल से है दीदी बुलाओ, दिल से है मैम बुलाओ, दिल से है बेस्टी बुलाओ, दिल से है क्यूटी बुलाओ, जो तुम्हारे दिल में आए तुम वो बुलाओ। कैसे हैं आप सब लोग? हेलो एवरीबॉडी, हेलो। गुड इवनिंग। हेलो। क्या बात है। कैसे हैं सब लोग? फटाफट से मुझे, ओ माय गॉड, गुड इवनिंग दी, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग बेस्टी। क्या बात है। बहुत ही बढ़िया। आई होप आप सब एकदम मजे में होंगे। ठीक है, मैं यार आज ही घर से आई हूँ, मेरी सुबह की ट्रेन थी, तो मैं बस घर से यहाँ पहुंची हूँ एंड उसके बाद मैं थोड़ी देर अपने फ्लैट गई थी, वहाँ रेस्ट किया एंड देन आई केम टू टेक द क्लास। मैंने कहा भाई बच्चों की क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शायद तुम लोगों की कुछ खुशखबरी आ रही है। तुम्हारी समर वेकेशंस आने वाली हैं ऑलरेडी थोड़े ही दिनों में, तो तुम्हारी गर्मियों की छुट्टियों में तुम्हें आई थिंक जितने भी दिन की मिलेंगी, 7 दिन 10 दिन, एकदम मौज मारना। ठीक है, और ऐसी मेरी बात बिल्कुल मत सुनना, मौज तुम्हें नहीं मारनी यार। तुम अपने बैकलॉग कंप्लीट करना, कुछ दिन चिल करना, फैमिली के साथ एंजॉय करना 3-4 दिन, बाकी दिन अगर किसी का बैकलॉग हो वो कंप्लीट करना उन छुट्टियों के अंदर। मैम जर्नी कैसी रही? एकदम बढ़िया यार। मतलब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग घर से दूर रहे हैं या रहते हैं, बट आई थिंक जो लोग घर से दूर रहे हैं हॉस्टल्स में या अपने घर से जॉब के लिए बाहर हैं या पढ़ने के लिए बाहर हैं, वो लोग ये चीज बहुत अच्छे से समझते होंगे कि जब हम बहुत समय बाद घर जाते हैं ना, तो यार घर वाले ना हमें एकदम ऐसे वो ट्रीट करते हैं कि यार हमारा बच्चू घर आ गया है, उसके लिए एकदम स्पेशल, मतलब घर गई एकदम स्पेशल खाना बना रही है मम्मी और दादी, और एकदम ऐसा तो ना खुशी का माहौल हो गया। आते टाइम एकदम उन लोगों की आंखों में ना आंसू आ जाते हैं कि यार आरुषि जा रही है यार, चहल पहल चल जाएगी घर की, होता है। मतलब आई थिंक ये सारे वो बच्चे रिलेट कर पाएंगे जो घर से दूर रहते हैं। मतलब वो घर का खाना, मतलब वो तो घर के छोले भटूरे, तो पाव भाजी, तो इवन मुझे तो घर का सिंपल अजवैन का पराठा, इवन आलू गोभी की सब्जी भी बहुत टेस्टी लगती है। मतलब मैं सच में दाल, मुझे बिल्कुल भी दाल पसंद नहीं है, बट भाई घर पे जाकर मुझे वो दाल चावल भी बहुत टेस्टी लगते हैं, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद मम्मी और दादी के हाथ का खा रही होती हूँ। तो आई थिंक अगर आप लोगों को कभी, आई थिंक अब तुम्हें मौका मिलेगा कि अब तुम लोग है ना कॉलेज में जाओगे, तो हो सकता है तुम में से बहुत सारे लोग अपनी सिटी छोड़ के दूसरी सिटी में पढ़ाई करने जाएंगे, और ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो हॉस्टल में जाएंगे, अभी नहीं तो शायद जॉब करने के लिए तुम घर से बाहर जाओगे। तो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस जब आप बहुत समय बाद घर जाते हैं। और आई थिंक मतलब मैंने एक जगह देखा था कि लोग कहते हैं यार हम स्विगी कर लेते हैं रात को, हम जोमेटो कर लेते हैं, हम जेप्टो कर लेते हैं, हम ब्लिंकिट कर लेते हैं, बट सच में जब पापा रात को घर आते हैं और पूछते ना कि बेटा क्या लाना है, आई थिंक उससे बड़ा स्विगी जोमेटो ब्लिंकिट जेप्टो कुछ नहीं है पापा के पूछने से ज्यादा। तो एक वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब आप घर से वापस आते हैं, तो आई एम तो एंजॉइंग दैट। तो बस यार लास्ट वाले दिन पता नहीं क्यों मेरी कल रात ही, कल दोपहर से ही कह लो, पता नहीं गला क्यों खराब होने लग गया है, जैसे जुकाम जैसा हो रहा है, पता नहीं यार। मतलब ऐसा मुझे लग रहा है ट्रॉमा हो गया है, घर से वापस आ रही है तो तेरी तो तबीयत खराब होगी बेटी अब, है ना, तो वो हो जाता है। अच्छा है ना, चलिए ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। आज बेटा हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। दिस इज द क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग सेशन, जिसमें अपन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और पीवाईक्यू देखेंगे। कल से बेटा हम हमारा नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो वो वाला चैप्टर आपका शुरू होगा कल से। बस आज आप इस वाले चैप्टर को एकदम कंप्लीटली हम कब होगी छुट्टी? यार छुट्टी आई थिंक तुम्हारी 6 जून से है, जो मुझे समझ आ रहा है, बाकी देखते हैं। कोरोना हो गया मैम, ऐसे गंदे पापी शब्द बोलते, शर्म नहीं तुमको, है ना? ठीक है, अच्छा बिफोर स्टार्टिंग द क्लास कुछ डाउट्स थे थोड़े बच्चों के पिछले चैप्टर को लेके, जो मैंने काफी बच्चों के डाउट्स देखे, वो वाले सेम कॉमन डाउट था। मैं लिख कर भी लाती हूँ यार, तुम्हारा डाउट बताओ, कितनी प्यारी हो। अच्छा हाँ, ये रहा, कुछ बच्चों का डाउट था कि मैम ट्यूबिकटॉमी प्रोसीजर को लेके, कि मैम ट्यूबिकटॉमी में जब हम फीमेल की फेलोपियन ट्यूब को टाई कर देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है? यार इस चीज में मैंने मतलब इस चीज में मैंने कभी इतना डिटेल में नहीं जाकर पढ़ा था, बट मैंने मेरी फ्रेंड है हु इज अ गायनेक, उनको भी कॉल करके पूछा। देन शी टोल्ड मी कि ट्यूबिकटॉमी में नॉर्मली क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है,
अब तुम लोग पूछोगे मैम ट्यूबेक्टोमी में मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे आ रही है, फैलोपियन ट्यूब तो कट करके बांध दी। यार हम स्पर्म और ओवा की मीटिंग रोक दिए हैं, ओवा का ट्रांसपोर्ट रोक दिए हैं, बट बॉडी में हार्मोनल चेंजेस चलते हैं जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम की लेयर तो टूटेगी ही। तो ट्यूबेक्टोमी के बावजूद जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू होती है। बहुत रेयर केस होते हैं, कुछ केस होते हैं जिसमें बाय चांस पूरा हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक ही जाती है, और डिपेंड करता है ट्यूबेक्टोमी आपने कौन सी एज में कराई है। ठीक है, तो आई थिंक ये कुछ बच्चों का डाउट था। एक और कोई छोटा डाउट था, उसको मैं एक बार केटर कर लेती हूँ, क्योंकि फिर तुम लोग कहोगे मैं मेरे डेट नहीं देखती है। ये रहा, कहाँ गया यार, आई डोंट नो कहाँ गया डाउट, बट आई थिंक मैंने उसे केटर कर लिया है कि ट्यूबेक्टोमी में मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है कि नहीं आती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट एनी फर्दर डिले। सो आज है हमारा लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यूज ऑफ दिस चैप्टर। चलिए फटाफट से बताएंगे, आर यू रेडी एवरीवन? क्या सब तैयार हैं? अच्छा, कोई लिख रहा है मैम मेरी फर्स्ट क्लास है। बेटा बिल्कुल स्वागत है, अगर आपकी ये फर्स्ट क्लास है। आई होप आपने पुराने लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्मेट में या लाइव फॉर्मेट में, किसी फॉर्मेट में तो देखे होंगे। मैम आपने हमें मिस किया। अरे यार सच में मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरा बस चलता तो मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, मेरे घर पे रोज जो हो रहा है मैं तुम्हें दिखाती, बट नॉर्मली क्या होता है वो काफी प्रोफेशनल ग्रुप है तो मैं इतना कुछ ओवर शेयर नहीं कर सकती थी। बट यस, मतलब पूरी रात हम सारे कजन्स बैठ के ताश खेलते रहते थे, लूडो खेलते रहते थे, सांप सीढ़ी खेलते रहते थे, वेयरवुल्फ करके गेम होता है वो खेलते रहते थे, और मतलब यही, और फिर बकैती करते रहते थे सारा दिन बैठ के, एक दूसरे की खिल्ली उड़ाना करते रहते थे। आई थिंक जब कजन्स होते हैं या वो आते हैं ना, तू ऐसा तू ऐसी, आई थिंक कजन्स आने के बाद यही चलता है। तो और एक वो फेवरेट ग्रुप ऑफ कजन्स होते हैं सबके, जिनके साथ मिलके आप वो दूसरे कजन्स के ग्रुप को ट्रोल करते हो कि ये तो हाँ चल, है ना, और एकदम ऐसे ग्रुप्स बन जाते हैं। तो बस वही हो रहा था मेरे घर पे भी, और एक्चुअली मैं जितने भी दिन घर थी यही चल रहा था मेरे घर पे, है ना। चलो, आर यू रेडी एवरीवन? क्या सब तैयार है आज की क्लास के लिए? यस मैम, वी आर रेडी, ब्रिंग इट ऑन मैम, वी आर रेडी, वी आर रेडी। ये है बेटा मेरा टेलीग्राम चैनल, आप ज्वाइन करना चाहते हैं बिल्कुल करिए, नहीं करना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस पर आपको जो क्वेश्चन की पीडीएफ्स की अपडेट होती है, लेक्चर्स की अपडेट होती है, मतलब गॉसिप अबाउट लाइफ, वो भी अपडेट्स मिल जाती हैं। आई थिंक जो होंगे उनको मिल रही होगी। टॉकिंग अबाउट द चैप्टर का वेटेज, तो भाई जो चैप्टर का वेटेज रहा है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, 2020 में बेटा इस चैप्टर से 5 नंबर के क्वेश्चंस आए थे। 2021 में सीबीएसई का पेपर नहीं हुआ था। 22 में 2.8 मार्क्स के, 23 में 3 मार्क्स के, 24 में 2 मार्क्स के एंड 25 में 5 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं। मतलब इस चैप्टर का एक प्यारा प्यारा वेटेज है, और कुछ ही रिपीटेड क्वेश्चन है जो इस चैप्टर के हर साल आ रहे हैं। मैं आपको, है ना, ये चीज तो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, ये चीज मैं आपको साल के एंड में, जब आपके बोर्ड एग्जाम आने से पहले 1-2 महीना होंगे, तब आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी हर चैप्टर के। क्योंकि अभी मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट बता दूंगी ना, तो तुम क्या करोगे ना, सिर्फ वही पढ़ने लग जाओगे। तो अभी पूरा पढ़ो, फिर साल के एंड में। थैंक यू सर, एक पानी की बोतल भी ला दीजिएगा, गर्म पानी फॉर गला, बिकॉज गला हो रहा है खराब, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, इस चैप्टर को भी हल्के में नहीं लेना है, पूरा चैप्टर पढ़ना है हमें। अभी जब तक पूरा बेटा सिलेबस चल रहा है तुम्हें हर चीज पढ़नी है, एंड तक आते आते मैं तुम्हें हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। ओके, अरे भाई ये तो डीटीपी भैया, छुपावत नहीं है आंसर। चलिए सबसे पहले हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर शुरू कर रहे हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं ये, यहां लिख देती हूँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। चलिए बेटा, क्वेश्चन है द मेथड of directly injecting a sperm into ovum in assisted reproductive technology is called gift, zift, ICSI और ET।
ईटी मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफर करना, जो कि जिफ्ट का सेकंड पार्ट है टेस्ट ट्यूब बेबी का। ठीक है, लाइट। आई होप इन क्वेश्चन से तुम्हारा जो अभी तक का चैप्टर हुआ है उसका पूरा रिवीजन हो जाए। यार 30 सेकंड कुछ ज्यादा ही धीरे नहीं चल रहे हैं जिंदगी के। ठीक है बेटा, तो हमें पता है ये मेथड होता है जिसमें हम स्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है, स्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है वो बेटा हम एक माइक्रो नीडल के थ्रू निकाल कर ट्रांसफर कर देते हैं किसके अंदर, ओवा के अंदर डायरेक्टली, विच मेथड इज नोन एज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, सी ऑप्शन है ये। ओके जिन भी बच्चों ने बेटा गलती करी कोई दिक्कत नहीं है, आई नो तुम्हें समय हो गया होगा इस चैप्टर को भूले, अब पिटाई पड़ेगी अगर गलती करी तो नेक्स्ट क्वेश्चन में। गणपति गौतम आचार्य बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिटाता रहना पड़ेगा मुझे आंसर। अगर बेटा IMR इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, IMR इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड MMR is maternal mortality rate, अगर बेटा ज्यादा बच्चे और माएँ मरने लगेंगी तो क्या पॉपुलेशन में अचानक ग्रोथ इंक्रीज होगी, डिक्लाइन होगी, कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर एक्सप्लोसिव पॉपुलेशन हो जाएगी? फटाफट से आंसर बताएंगे। मुझे पता है इसमें तुम लोग तो एक वही घिसा बेटा आंसर करोगे, फिर मैं तुम्हें आंसर का रीजन बताऊंगी। फिर चलो अगर मैं ऐसा बोलूं बी ऑप्शन आंसर नहीं है, फिर क्या करोगे तुम? फिर तुम क्या आंसर करोगे? मैं तो बोल रही हूँ भाई बी आंसर नहीं, जब मैम ने बोल दिया बी आंसर नहीं, फिर भी आधे बच्चे लगे पड़े हैं बी आंसर देने में। तो भाई अगर इन्फेंट मतलब छोटा बच्चा, जितने मतलब बहुत सारे बच्चे छोटे जो पैदा हो रहे हैं वो मर रहे हैं, और बहुत सारी माएँ जो हैं बच्चों को जन्म देते हुए उनकी डेथ हो रही है, तो क्या इससे पॉपुलेशन पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा? तो बेटा पॉपुलेशन पे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पॉपुलेशन डेफिनेटली कम होगी पर कोई उतनी ज्यादा कम नहीं होगी, क्योंकि बेटा जितने लोग मर रहे हैं उतने बर्थ भी हो रहे हैं नए बच्चों के, है ना कहीं नया बच्चा पैदा भी हो रहा है। ठीक है, मर रहा है। तो अगर यहां पे IMR या MMR की जगह लिखा होता मोर्टेलिटी रेट, तो हम कहते यार पॉपुलेशन जो है बिल्कुल डिक्लाइन होगी, पर इन्होंने स्पेसिफिक पूछ लिया बच्चे और मां की। बट यार ये चीज ऐसा है कि बर्थ भी बहुत रेगुलर हो रहे हैं, इसलिए हम सी ऑप्शन टिक करेंगे कि डज नॉट कॉज सिग्निफिकेंट चेंज इन ग्रोथ रेट। मुझे पता था यहां तुम बिल्कुल ही घटारापंती करोगे, नित्यम, मनीष एंड वैभव, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, ये तुम्हारे आंसर मिटाऊं मैं। इंटेंसली लैक्टेटिंग मदर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं देखती हूँ तुम में से कितने लोग दिमाग लगाते हैं। इंटेंसली लैक्टेटिंग मदर है मतलब बेटा मदर को अभी मिल्क आ रहा है क्योंकि वो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है ना, एंड मदर्स डू नॉट जनरली कंसीव। उस समय पे बेटा कहते हैं ना लैक्टेशन एमनोरिया, कि जब मदर ब्रेस्ट फीडिंग कर रही होती है तो प्रेग्नेंट होने के चांस कम होते हैं। रीजन क्या है कि गोनाडोट्रोफिन्स मतलब FSH LH का अमाउंट कम हो जाता है, इनका अमाउंट बढ़ जाता है, गैमीट ट्रांसपोर्ट रुक जाता है, या फर्टिलाइजेशन सप्रेस हो जाती है। फटाफट से बताएंगे। मैंने इसका रीजन क्लास में पढ़ाते वक्त बहुत बार बताया है। बहुत बच्चे डाउट में ये चीज पूछते थे इसलिए। मुझे लग रहा है गर्म पानी पी के मेरा गला और सूख रहा है। तो भाई
जब फीमेल लैक्टेटिंग होती है तब FSH और LH का अमाउंट बॉडी में एकदम गिर जाता है, दैट इज सप्रेशन हो जाता है, ताकि जिसकी वजह से फीमेल है उस पीरियड में प्रेग्नेंट होने के चांस कम होते हैं। ठीक है, क्या बात है, उम्मीद से ऊपर निकले तुम तो। शिवांश, साक्षी, यशदीप, वेरी गुड यार। अरे रुको, इसको आंसर तो मिटा दो, यहाँ पे इधर छुपाने पड़ते हैं तुम लोगों से आंसर यार मुझे। हाँ, स्टरलाइजेशन टेक्निक्स, मतलब स्टरलाइजेशन माने आपकी यहाँ पे सर्जिकल टेक्निक्स। ये बोल रहे हैं भाई सर्जिकल टेक्निक्स जनरली आर फुल प्रूफ होगा ये मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन विद लीस्ट साइड इफेक्ट्स, येट दिस इज द लास्ट ऑप्शन फॉर द कपल बिकॉज ये कपल के लिए आखिरी ऑप्शन है। क्यों? इसमें करेक्ट ऑप्शन चुनना है। इट इज ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल, इसमें ऑफ द मिसकंसेप्शन दैट विल रिड्यूस सेक्सुअल अर्ज, अगर कोई ये टेक्निक करा लेगा उनकी सेक्सुअल अर्ज कम हो जाएगी। इट इज अ सर्जिकल प्रोसीजर और ऑफ लैक ऑफ सफिशिएंट फैसिलिटीज इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो फटाफट से बताएंगे कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा चीज है जो करेक्ट इसको डिफाइन कर रहा है। ये कपल के लिए लास्ट ऑप्शन है। क्यों? बिकॉज ये इरिवर्सिबल है, ये मिसकंसेप्शन है कि ये ना सेक्सुअल डिजायर रिड्यूस कर देता है, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है, और इट इज लैक ऑफ सफिशिएंट फर्टिलिटीज इन पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, अब ध्यान देंगे। पहली चीज कि भाई सर्जिकल मेथड जो होता है कपल के लिए आखिरी ऑप्शन क्यों है? क्योंकि पहला भाई बात बिल्कुल सही है, इरिवर्सिबल है, अगर एक बार सर्जिकली करा ली तो बहुत रेयर चांस है कि वो रिवर्स किया जा सके। दूसरा, ये बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि सर्जिकल मेथड कराने से सेक्सुअल डिजायर खत्म हो जाएगी, तो ये मिसकंसेप्शन है, एकदम सही बात है। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है, बिल्कुल सर्जिकल प्रोसीजर है, इसलिए कोई भी इंसान सर्जरी से डरता है। तो एक कपल एक आखिरी चीज ही सोचता है कि यार सब कुछ ट्राई करने के बाद अगर वो फिर भी फीमेल बाबा प्रेग्नेंट हो रही तो एंड ऑप्शन लोगों का होता है भाई सर्जरी करा लेते हैं। लैक ऑफ सफिशिएंट फैसिलिटीज इन मेनी पार्ट ऑफ द कंट्री, यस बिल्कुल बहुत सही बात है। बहुत लोगों को एक तो नॉलेज नहीं है, बहुत जगह ये प्रोसीजर्स परफॉर्म ही नहीं किए जाते हैं, दैट इज वाई कपल के लिए एक आखिरी ऑप्शन हो जाता है, डी इज द आंसर। ठीक है, हे भगवान, हे माँ मातेश्वरी, व्हाट इज दिस? ठीक है, अंकेशु, ऋतु, तमन्ना, बेटा ये लिखा है कि ये मिसकंसेप्शन है, तो सही बात है ना, मिसकंसेप्शन था। क्लियर, कोई बात नहीं, गलत हो गया तो। नेक्स्ट है तुम्हारा अ नेशनल लेवल अप्रोच। ऐसा क्या किया था बेटा गवर्नमेंट ने, रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी ने कंट्री के लिए, और कौन से ईयर में किया था? सो बेसिकली यहां पे ये बात कर रहे हैं फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की, कि अपनी कंट्री इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज थी जिन्होंने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लाए थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द कंट्री के लिए। कब आई थी वो? बस यही आंसर है। कितने मॉडिफाई करके क्वेश्चन को पूछा हुआ है, बट इनडायरेक्टली वो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के बारे में पूछ रहे हैं। देख रही हूं मैं, गलत आंसर किया ना सब पीड़ दूंगी वहां के। तो वैसे आंसर बेटा 19 आपका 50s दे रखा है आपको, एग्जैक्ट या 1951 आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, बट क्योंकि यहां पे एग्जैक्ट नहीं दे रखा, उसके आसपास का ईयर चुनेंगे हम, विच इज ए ऑप्शन। ठीक है, वेरी गुड। बाबा तिल्लू, आचार्य युग यादव, नित्यम राज, क्या नाम है, बाबा तिल्लू। ठीक है भाई, नेक्स्ट है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्टिव कब होती हैं? जब उन्हें 72 आवर ऑफ कोइटस के दौरान यूज किया जाए, 72 आवर ऑफ ओव्यूलेशन तक यूज किया जाए, 72 आवर ऑफ मेंस्ट्रुएशन, या 72 आवर ऑफ इम्प्लांटेशन। बेसिकली इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव माने, अगर मैं आपसे इनडायरेक्टली बात करूं तो आई पिल की बात की जा रही है।
कब ली जाती है ये? कोई बात नहीं बेटा, जिसका पोल वर्क नहीं कर रहा है वो चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। आंसर देना मैटर करता है, यहां पर नाम आना मैटर नहीं कर रहा है अभी तो। दैट इज 72 आवर ऑफ कॉइटस, मतलब अगर किसी कपल ने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है उसके विद इन 72 आवर उन्हें इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव लेनी पड़ेगी। ठीक है, दैट इज ए ऑप्शन। क्या बात है, क्या बात है। सुमित, अर्पित, यशदीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द राइट वन अमंग द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। पहली स्टेटमेंट है आईयूडीज आर जनरली इंसर्टेड बाय द यूजर, खुद ही यूजर इंसर्ट करता है। आईयूडी बेटा फैगोसाइटोसिस का रिएक्शन इंक्रीज कर देते हैं यूट्रस में। आईयूडी गैमीटोजेनेसिस को सप्रेस कर देते हैं। आईयूडी अगर एक बार इंसर्ट किए जाए तो रिप्लेस नहीं किए जा सकते हैं। हमें बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। भाई करेक्ट स्टेटमेंट बतानी, फालतू आंसर मत दे देना। मुझे पता है, मुझे तुम्हारे आंसर करने के तरीके से दिख रहा है कि तुम किस तरीके से चैप्टर को, जो तुम भूले हो ना, थोड़े दिन में घर क्या चले गए, तुम भूल गए हो चैप्टर को। तो भाई पहली बात, आईयूडी एक्सपर्ट्स द्वारा इंसर्ट की जाती है, कभी भी आईयूडी खुद से इंसर्ट नहीं की जाती। दूसरी चीज, आईयूडी कभी भी गैमेटोजेनेसिस को सप्रेस नहीं करती है। फिर आईयूडी जो होती है अगर एक बार डाल दी तो रिप्लेस, बिल्कुल आईयूडी बेटा थोड़े सालों तक ही इफेक्टिव होती है, फिर रिप्लेस करानी पड़ती है। तो यहां पे सही ऑप्शन है कि आईयूडी फैगोसाइटोसिस कर देता है स्पर्म का इन द यूट्रस। डेफिनेटली इट इज द करेक्ट ऑप्शन, बी आंसर। ठीक है, चलिए लीडर बोर्ड तो दिख नहीं रहा है बट कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेटमेंट्स दे रखी है रिगार्डिंग अबॉर्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो, हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। एमटीपीज आर जनरली एडवाइज्ड ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, क्या अबॉर्शन कराने को बोला जाता है पहले 3 महीने में अबॉर्शन कराना चाहिए। एमटीपी आर यूज्ड एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, क्या एमटीपी एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। एमटीपीज हमेशा ही सर्जिकल होते हैं। एमटीपीज रिक्वायर असिस्टेंस ऑफ अ क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल। ठीक है, तो अब आप लोगों को बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। अब इतने प्यार से एक्सप्लेन कर दी, उसके बाद तुम अगर, तो बेटा कुछ नहीं हो सकत है तुम्हारा। फैगोसाइटिस मतलब ना इनगल्फ कर जाता है स्पर्म को, मतलब खत्म कर देता है उसको, उसके। अब पहली बात तो एमटीपी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही एडवाइस की जाती है। हाँ, एमटीपी एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, नहीं भाई, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं जिससे आप प्रेग्नेंट वापस हो सकते, मतलब कॉन्ट्रासेप्शन में प्रेगनेंसी रोकने वाले, अबॉर्शन तो प्रेगनेंसी को खत्म करने वाला मेथड है। क्या एमटीपी हमेशा सर्जिकल होती है? मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था कि अबॉर्शन एक सर्जिकल तरीके से भी होता है और मेडिसिन के पैकेट के थ्रू भी होता है। ठीक है, अबॉर्शन किट आता है मेडिसिन का जो हफ्ता भर लिया जाता है, तो सीधी सी बात है हमेशा सर्जिकल नहीं होता है। एमटीपीज एक मेडिकल प्रोफेशनल के अंडर ही परफॉर्म की जाती हैं, बिल्कुल, विच मेक्स द करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। ठीक है, आचार्य सुमित, बाबा टिल्लू। ठीक है भाई, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, कॉन्डम्स आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। कॉन्डम सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं नॉर्मली, दे आर वेरी पॉपुलर एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बिकॉज दे आर इफेक्टिव बैरियर फॉर इंसेमिनेशन, they do not interfere with coital act, they help in reducing the risk of STD और all of the above। क्या खासियत है कॉन्डम की वो तुम्हें बतानी है।
अब बताए यहाँ कई बच्चे गलती क्या करते हैं, पहला ऑप्शन पकड़ के टिक कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि एंड तक सारे ऑप्शन देखो बेटा, सारे ऑप्शन रीड करने हैं हमको। अगर मैं टाइम लेके तुम्हारे लिए ऑप्शन रीड कर रही हूँ मतलब तुम्हें बताना चाह रही हूँ तुम्हें भी एग्जाम में ऐसे ही रीड करके समझने हैं। ऑल ऑफ दी अबव भाई, जो कॉन्डम्स हैं वो इंसेमिनेशन से जो स्पर्म्स हैं एजैकुलेशन उसको ऑब्वियसली पेनिस की कवरिंग करते हैं तो वो रोकते हैं। सेकंड, वो एक्ट ऑफ कॉइटस या सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंटरफेयर नहीं करते और एसटीडी से बचाने वाला एक लौता कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। तो डी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। यशदीप, मैम्बू एंड शिवांश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें एकदम सही स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग जिफ्ट मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी। ओवा को कलेक्ट किया जाता है फीमेल डोनर से और फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जायगोट बेटा फीमेल से कलेक्ट किया जाता है और फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जायगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू द यूट्रस। ओवा इज कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू द यूट्रस। अब आप लोग ही सही मायना डिसाइड करेंगे। यहां पे बहुत गौर देना, कहीं जगह ओवा लिखा है, कहीं जगह जायगोट लिखा है। जिफ्ट में ट्रांसफर किसका होता है, नाम स्पेसिफिकली खुद ही सही बता रहा है। ये जो मेरे अंधे बेवकूफ बच्चे हैं ना भाई, जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर भाई नाम ही कह रहा है जायगोट, जायगोट का ट्रांसफर है ये। ओवा वाले ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएंगे। बुद्धू, क्या करूं मैं, क्या करूं इस जनता का मैं। जायगोट बेटा कलेक्ट करा जाता है और फिर ट्रांसफर कर दिया जाता है फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, अगर ये 8 सेल स्टेज से ज्यादा हो जाता है तो यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है। इन भौंदों का कुछ नहीं किया जा सकता, कुछ नहीं कर सकते। आचार्य, अर्पित एंड पद्मजा बेटा ये चीज याद रखना, ओवा का ट्रांसफर नहीं हो रहा। ओवा इज कलेक्टेड फ्रॉम फीमेल डोनर ट्रांसफर टू द फेलोपियन ट्यूब। बेटा ये जो दे रखा है, ये जो पहला है, ये गिफ्ट का प्रोसीजर दे रखा है। चलो, करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर, इनमें से कौन सा प्रोसीजर एक सर्जिकल प्रोसीजर है? ओवरेक्टेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी, वैसेक्टोमी और कैस्टरेशन, सर्जिकल प्रोसीजर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। भाई जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर में आप टेस्ट ट्यूब के अंदर ही जाइगोट बनाते हो फिर उसे ट्रांसफर करते हो फीमेल में, और अगर 8 सेल स्टेज से कम होता है तो फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हो वरना यूट्रस में करते हो। भूल गए क्या भाई, थोड़े दिन क्लास में तुम भूल जाते हो क्या सब कुछ। ये तो बहुत ही तुच्छ क्वेश्चन है। वैसेक्टोमी एक प्रोसीजर है। अब ये तुम गलत कर देते ना, मैं सच में कह रही हूं। बाबा टिल्लू बेटा ठीक है तुम्हारा, ऋषु अंकेशु ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डायफ्राम्स आर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज्ड बाय द फीमेल्स, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तुम्हें सही स्टेटमेंट चुननी है। दे आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द यूट्रस, they are placed to cover the cervical region, they act as a physical barrier for sperm entry, they act as spermicidal agents। तुम लोगों को आंसर तो नहीं दिखता रहता यहाँ पे, अब से मिटाऊंगी नहीं, उस साइड कर दूंगी। चीटिंग तो नहीं कर ली तुमने कहीं? ठीक है, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स। पहली बात तो ये यूट्रस में इंसर्ट नहीं किए जाते हैं। ठीक है, ये सर्वाइकल कैनाल या वेजाइना में इंसर्ट किए जाते हैं, वेजाइनल कैनाल में। दे आर प्लेस टू कवर द सर्वाइकल रीजन, यस। ये स्पर्म की एंट्री प्रिवेंट करते हैं क्योंकि ये फिजिकल बैरियर का पार्ट है, यस। स्पर्मिसाइडल एजेंट्स है बेटा, स्पर्मिसाइडल एजेंट्स नॉर्मली केमिकल बैरियर्स रहते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखेंगे 2 and 3 ऑप्शन इज करेक्ट, विच मेक्स योर आंसर एज सी ऑप्शन।
ठीक है, अंकेशु, रुद्र प्रकाश एंड संभवी, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट, चलिए एमसीक्यू खत्म हो चुके हैं, अब हम एक बार सब्जेक्टिव देख लेते हैं क्वेश्चंस। आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे रखा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ रेफर्स टू ओनली हेल्थ रिप्रोडक्टिव फंक्शंस, कमेंट करिए इस बात पे। तो भाई कहा गया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी टोटल वेलबींग है। कोई इंसान बेटा रिप्रोडक्टिवली हेल्दी तभी हो सकता है जब वो मेंटली, फिजिकली, सोशली, बिहेवियरली, साइकोलॉजिकली हेल्दी हो। क्योंकि अपन ने ये चीज पढ़ी थी कि बहुत लोग बेटा इनफर्टाइल होते हैं क्योंकि वो ड्रग्स ले रहे हैं या साइकोलॉजिकली हेल्दी नहीं है, बिहेवियरली हेल्दी नहीं है ना। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ रेफर्स टू टोटल वेलबींग, है ना, इन रिप्रोडक्शन मेथड्स, जिसमें फिजिकली, बिहेवियरली, साइकोलॉजिकली, सोशली, फिजियोलॉजिकली इंसान हेल्दी होना चाहिए, तभी बेटा वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कमेंट ऑन आरसीएच प्रोग्राम। आरसीएच इज आपका रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट टू इंप्रूव द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द पीपल। तो अब इस वाले क्वेश्चन में बेटा तुम्हें इन शॉर्ट आरसीएच प्रोग्राम को समझाना है। मैंने तुम लोगों को आरसीएच प्रोग्राम के अंडर काफी सारे पॉइंट्स लिखवाए थे। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने नंबर का आया है। अगर 1 नंबर का आया तो 2-3 पॉइंट लिख दिए, 2 नंबर का आया तो 4-5 पॉइंट लिख दिए, तुम्हारा 3 नंबर का आया तो 8-9, जितना मैंने लिखवाया उतना लिख के आना। ठीक है, क्रिएटिंग बेटा इस प्रोग्राम का असली मकसद था कि एक पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट की जाए रिप्रोडक्शन रिलेटेड मेथड्स से, ताकि लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए हेल्थ सोसाइटी के द्वारा और उनको हेल्थ ऑफ द मदर पे, हेल्थ ऑफ द बच्चे पर, ठीक है, ध्यान दिया जाए, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन कराई जाए, एडवर्टाइजमेंट कराए गए थे, है ना। ठीक है, समझ गए सब लोग? अच्छा, मैं पोल चला रही हूं, बताओ। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, मेल्स इन होम टेस्टिस फेल्स टू डिसेंड इनटू स्क्रोटम आर जनरली इनफर्टाइल, व्हाई। आप लोगों को बेटा मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में बताया था कि जो टेस्टिस होती हैं वो डिसेंड होती हैं एब्डोमेन से स्क्रोटम के अंदर। कौन से महीने में डिसेंड होती हैं, फटाफट बता दो, देखते हो तुम्हें ह्यूमन रिप्रोडक्शन कितना याद है। बेटा कौन से महीने में एम्ब्रियोनिक लाइफ के टेस्टिस डिसेंड होती हैं स्क्रोटम में, पहले तुम ये बताओ। आई नो आज आईपीएल का ग्रैंड फिनाले है और अधिकतर लोग आरसीबी को सपोर्ट कर रहे हैं। यार सेम, मैं भी आरसीबी को ही सपोर्ट करूंगी, बिकॉज विराट कोहली फाइनली डिजर्व्स टू होल्ड द यार ट्रॉफी ऑफ आईपीएल की ट्रॉफी अब डिजर्व करता है कि ऐसे वो उठाए और फाइनली पूरी जनता खुश हो आरसीबी के लिए। तो बिल्कुल बनता है आज आरसीबी का जीतना। ठीक है, 7th मंथ में बेटा डिसेंड होती है। ठीक है, बट कई लोगों के बेटा कुछ केस में टेस्टिस डिसेंड नहीं होते, उसे क्रिप्टोटॉर्किडिज्म कहते हैं। मतलब तुम लोगों को इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, वो एक बीमारी होती है। तो भाई टेस्टिस अगर डिसेंड नहीं होगी, विच मीन्स उसको प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिलेगा। प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा क्योंकि प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिल पा रहा है, विच मीन्स कपल जो पर्सन है वो इनफर्टाइल हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा इन गिफ्ट। गिफ्ट इज गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर में गैमीट को ट्रांसफर किया जाता है फेलोपियन ट्यूब में। कैन गैमीट्स बी ट्रांसफर टू द यूट्रस टू अचीव द सेम रिजल्ट। क्या हम गैमीट को यूट्रस में भेज सकते हैं? नहीं बेटा। आप लोगों को अगर याद होगा ये प्रोसीजर में क्या होता है, फीमेल डोनर होती है जो अपना ओवा एक उस फीमेल मतलब एक लड़की को देती है जो प्रेग्नेंट होना चाहती है, है ना। ये ओवा को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि भाई यहीं पे फर्टिलाइजेशन होगा। अगर हमने ओवा को यूट्रस में भेज दिया तो भाई हार्मोनल चेंजेस की वजह से वो डीजेनरेट हो जाएगा, वो फेलोपियन ट्यूब में ही ट्रांसफर किया जाएगा ओवा, क्योंकि ये जाइगोट नहीं है कि यूट्रस में ट्रांसफर कर दो, ये बेटा फेलोपियन ट्यूब में ही ट्रांसफर होगा। ठीक है, यूट्राइन एनवायरमेंट इज नॉट कॉन्जिनल सर्वाइवल ऑफ द गैमीट्स, विच मीन्स अगर आप यहां डालोगे तो यूट्रस में डीजेनरेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रीफली एक्सप्लेन आईवीएफ और ईटी क्या है। आईवीएफ तो बेटा है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ईटी है बेटा एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर बेटा एक स्टेप होता है जो बेटा इनको बताना है व्हाट आर द कंडीशन इन विच दीज मेथड्स आर एडवाइज्ड। ये मेथड कब एडवाइज किया जाता है?
भाई ये मेथड तब एडवाइस किया जाता है जब एक कपल इनफर्टाइल है, उनको बच्चा नहीं हो पा रहा है, अब वो बच्चा करने की कोशिश करना चाहते हैं, तो हम उन्हें बोलते हैं बेटा तो तुम लोग जाकर आर्टिफिशियल मेथड से बच्चा पैदा करवा लो। तो आईवीएफ या इनफर्टिलिटी सेंटर्स होते हैं जहां पर बेटा सबसे कॉमनली परफॉर्म टेक्निक होती है जिफ्ट, दैट इज अ टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। उसमें जो हम ट्रांसफर करते हैं जायगोट को, वो या फिर उसको जिस भी सेल स्टेज में, उसे ईटी कह रहे हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफर, है ना। तो बस यही चीज एक्सप्लेन की गई है कि गैमीट्स का बेटा लेबोरेटरी में वो जाइगोट बनाया जाता है, फिर उस जाइगोट को फीमेल के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। 8 सेल स्टेज में है तो फेलोपियन ट्यूब में, मोर देन 8 सेल स्टेज में है तो यूट्रस में। इन शॉर्ट यहां पर हमने जिफ्ट टेक्निक को समझाया है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, यहां तक बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर थी। अब यहां से शुरू हो रहे हैं आपके पीवाईक्यूज। ओके, वहां तक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर थी। अब हम पीवाईक्यू शुरू करते हैं। पीवाईक्यू में सबसे कॉमनली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है एमनियोसेंटेसिस पे। एमनियोसेंटेसिस क्या है? अच्छा, बिफोर दैट पहले मुझे बता दो, क्या सब लोगों को बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चंस क्लियर हैं? क्रिस्टल क्लियर इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स, है ना। सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स बना दो पहले कि हाँ मैम यहां तक तो हमें सब कुछ क्लियर है। हाँ बेटा, आज की क्लास शॉर्ट ही है, मुझे पता है तुम्हें मैच देखना है, जल्दी छोड़ दूंगी आज क्लास। ठीक है, डन है, चलिए। तो बेटा अपन पीवाईक्यू शुरू करें। पीवाईक्यू में मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है एमनियोसेंटेसिस से। तो भाई पूछा गया, एमनियोसेंटेसिस एक बहुत ही यूजफुल और एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है, बट कुछ रीजंस की वजह से इस पर बैन लगा दिया गया है। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कीजिए। तो भाई मैंने आप लोगों को ये आपके नोट्स में भी लिखवाया है कि एमनियोसेंटेसिस एक प्रोसीजर है जिसमें आप जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी और सेक्स ऑफ द चाइल्ड को डिटरमाइन कर सकते हैं। बट इंडिया में बहुत लोग इसका गलत इस्तेमाल करके फीमेल फीटिसाइड कर रहे थे। तो बेसिकली इसको इसलिए अवॉइड किया जाता है ताकि अनबॉर्न फीमेल चाइल्ड को लोग ना मारे। इस क्वेश्चन में बेटा अगर ये 2 या 3 मार्क का आता है, तुम्हें पूरा एमनियोसेंटेसिस समझाना है और फिर फीमेल फीटिसाइड बताना है। 1 नंबर का आता है तो तुम डायरेक्टली एक्सप्लेन भी कर सकते हो। नेक्स्ट है बेटा कि ये आपको एक डायग्राम दे रखा है, ये सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है। इसमें बोला है अगर हमें सर्जिकल मेथड मेल में परफॉर्म करना है, मतलब हमें वैसेक्टॉमी परफॉर्म करनी है, तो हम इनमें से कौन सी ट्यूब को काटेंगे? एस, टी, क्यू, पी या आर? फटाफट बताइए कौन सी ट्यूब कट की जाएगी? वैसेक्टॉमी बेटा सीधी सी बात है, किसको काटा जाता है? वासा डिफरेंस को, और वासा डिफरेंस इसमें क्यू पॉइंट पे ओरिएंटेड है। ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नित्यम, अर्पित, हर्षित, क्या बात है, वेरी गुड। फिर बेटा क्वेश्चन है ट्यूबिकटॉमी। ये क्वेश्चन पूछा गया 2021 और 22 में। ट्यूबिकटॉमी बेटा एक स्टरलाइजेशन मतलब सर्जिकल प्रोसीजर है जो फीमेल्स को एडवाइस किया जाता है, टर्मिनल मेथड मतलब लास्ट मेथड ऑफ चॉइस। इन ट्यूबिकटॉमी एक छोटा पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब को कट करके रिमूव करके टाई किया जाता है, जिसमें गैमीट का ट्रांसफर प्रिवेंट किया जाता है। तो अब तुम्हें बताना है कि क्या ये सही है? ठीक है यार, मैं ना आज सुबह से एक गाना सुन रही थी विच इज डे लाइट बाय टेलर स्विफ्ट, और अभी पता नहीं किसी ने चैट बॉक्स में लिखा कि मैम डे लाइट सॉन्ग। भाई तुम मेरा माइंड रीडिंग करते हो या कैसे तुम ये कर रहे हो, मुझे बता दो। मैंने आज तुम्हें, मेरे को जितना याद है, मैंने टेलीग्राम पे या कहीं भी ये नहीं बताया कि मैंने आज डे लाइट सॉन्ग सुना है, बट कैसे लिख रहे हैं लोग, कैसे कैसे जानते हो तुम मेरा मन? तुमने मेरा दिमाग को हैक कर लिया मुझे लग रहा है। बेटा ये इसका रीजन अगर है तो हम यहाँ पे बिकॉज लगाएंगे।
विच मेक्स कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, ए ऑप्शन। क्या बात है, गौसरिया नित्यम संभवी। ठीक है, ए ऑप्शन था करेक्ट। नेम एनी टू, भाई तुम क्या मानते हो आईयूडी से जो क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में, मतलब हर साल आईयूडी से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है ना, हर साल क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, नेम एनी टू कॉपर रिलीजिंग आईयूडी एंड स्टेट टू रीजन कि ये इफेक्टिव है। बेटा मैंने आप लोगों को एक डिफरेंशिएशन का टेबल बताया था और उस डिफरेंशिएशन के टेबल में लिखा था कि कॉपर रिलीजिंग आईयूडी के 2 चीजें करती है और वो 2 चीजें तुम्हारे आंसर में होनी चाहिए। क्या करती है वो बेटा, स्पर्म मोटिलिटी को सप्रेस करती है और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म को सप्रेस करती है। कॉपर टी के एग्जांपल क्या है, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, ये आप आंसर कर सकते हैं। ये बताओ, यहां पे अलग ही इन्होंने पता नहीं कौन सा आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 2024 में पूछा गया है, मोड ऑफ एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बताना है। ठीक है, कि एक ह्यूमन फीमेल को क्या शेड्यूल फॉलो करना पड़ता है। बेटा जब भी ये क्वेश्चन आए, इस क्वेश्चन में कोशिश करो हमेशा कैलेंडर ड्रॉ करो। ट्रस्ट मी, कैलेंडर ड्रॉ करके थ्योरी लिखो। कैलेंडर ड्रॉ करके आओगे ना, एग्जामिनर बोलेगा क्या भाई चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस दिया बच्चे ने, कैलेंडर तक ड्रॉ करके दिया है। ठीक है, तो तुम कैलेंडर में लिखो कि इस डेट पे पीरियड शुरू हुए थे, उसके तीसरे से 5वें दिन पे पिल्स खाना शुरू करते हैं, 21 दिन तक पिल्स खाते हैं और फिर 7 दिन का गैप लेके फिर वापस ये पिल्स शुरू की जाती हैं। यही चीज यहाँ पैराग्राफ में भी लिखी हुई है, बट तुम लोग प्लीज कैलेंडर ड्रॉ करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेम एंड एक्सप्लेन अ सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो एक मेल पार्टनर अडॉप्ट कर सकता है। तो भाई मेल्स बेटा वैसेक्टॉमी ही करा सकते हैं क्योंकि वो वासर डिफरेंस को कट एंड टाई करा सकते हैं जिससे स्पर्म्स का ट्रांसपोर्ट रुक जाता है। इसमें आप चाहें तो डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं अगर क्वेश्चन 2 नंबर से ज्यादा का है तो। ठीक है, 2020 में क्वेश्चन आया है अगेन कॉपर आईयूडीज पे कितने क्वेश्चन हैं। एक्सप्लेन द मोड ऑफ एक्शन ऑफ कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। मैंने आपको बोला है जहां पर भी कॉपर रिलीजिंग आईयूडी आए ये 2 शब्द होने चाहिए आंसर में, सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म। ये 2 पॉइंट्स बेटा अगर आपके आंसर में ना, ट्रस्ट मी एग्जामिनर पूरे नंबर देगा। ये 2 पॉइंट्स होने बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर बताना है बेटा हाउ इज हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी डिफरेंट। तो ये बेटा मैंने आपको नोट्स में लिखवाया था इसका डिफरेंस, वो आप मेंशन करेंगे। पार्ट 2 है क्वेश्चन का, व्हाई सहेलिया प्रेफर्ड कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर वुमेन। कोई 2 रीजन दो। भाई पहली बात तो बहुत हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है, बहुत कम साइड इफेक्ट्स हैं, वंस अ वीक पिल है, बहुत कम लेनी पड़ती है, नॉन स्टेरॉइडल है, काफी रीजन है आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है कि 4 कैरेक्टरिस्टिक बताइए आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के। तो बेटा मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी, फील्स, यूजर फ्रेंडली, इफेक्टिव, ठीक है सारी चीजें, लीस्ट साइड इफेक्ट्स, दे डू नॉट इंटरफेयर विद सेक्सुअल डिजायर, हर चीज। तो तुम चारों तुम यहां पे मेंशन कर सकते हो, इजिली अवेलेबल सब कुछ। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछा है कोई 2 इंट्रा यूट्राइन डिवाइस बताओ जो स्पर्म मोटिलिटी को अफेक्ट करते हैं। स्पर्म मोटिलिटी को बेटा कॉपर रिलीजिंग आईयूडी ही अफेक्ट करते हैं, जो कि कॉपर टी, मल्टीलोड 375 या कॉपर 7। ठीक है, फिर है बेटा कोई 2 हार्मोन्स बताओ जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर होते हैं। बेटा 2 ही हार्मोन्स पढ़े हैं हमने जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर होते हैं, वन इज प्रोजेस्टेरॉन, वन इज एस्ट्रोजन। फिर पूछा है व्हाई डू दे हैव हाई एंड इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। इनकी हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू क्यों होती है? क्योंकि जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बॉडी में बहुत हाई होते हैं तो एफएसएच और एलएच बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से भाई प्रेगनेंसी होने के चांस जो होते हैं कम होते हैं। नेम अ कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड नॉन स्टेरॉइडल ओरल पिल। तो बेटा नॉन स्टेरॉइडल ओरल पिल है सहेली। ठीक है, फिर बेटा क्वेश्चन है 2020 में, आईयूडीज बेटा बहुत ही इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव हैं, कोई भी 2 आईयूडी के नाम बताओ और उनका मोड ऑफ एक्शन। तुम देख रहे हो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी पे कितने क्वेश्चन है, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, तीनों एग्जांपल लिखो। साथ में बेटा 2 पॉइंट्स हमेशा तुम्हें लिखने हैं कि कॉपर रिलीजिंग आईयूडी के सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म। ओके, फिर आता है बेटा व्हेन इज स्टरलाइजेशन एडवाइज टू अ मैरिड कपल, हाउ इट इज कैरिड आउट इन अ ह्यूमन मेल एंड अ फीमेल। तो भाई एक स्टरलाइजेशन मतलब सर्जिकल मेथड तब किया जाता है, मतलब एक कपल सेटिस्फाइड है, उनको जितने बच्चे हैं उन्हें और बच्चे नहीं करने, और एक फीमेल और प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है,
उस दौरान बेटा जो है डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि भाई ठीक है अब आप सर्जिकल मेथड करा सकते हैं। मेल्स में होती है वैसेक्टॉमी और फीमेल्स में होती है ट्यूबेक्टॉमी। टेबल बना के आना डिफरेंस का, टेबल टैब्यूलर फॉर्म में लिखोगे तो काफी इंप्रेसिव और अच्छा लगेगा, ठीक है। फिर बेटा क्वेश्चन है 2017 में, आवर गवर्नमेंट हैज इंटेंशनली इम्पोज स्ट्रिक्ट कंडीशंस फॉर एमटीपी इन आवर कंट्री। भाई गवर्नमेंट ने अबॉर्शन पर बहुत कंडीशन लगा रखी है, क्यों? क्योंकि बहुत लोग एमनियोसेंटेसिस से इलीगली सेक्स ऑफ द चाइल्ड जान के फीमेल फीटिसाइड मतलब अबॉर्शन करा देते हैं, विच इज टोटली वेरी रॉन्ग थिंग, इथिकली, रिलीजिकली, सोशली, जो कि बहुत गलत चीज है। इस वजह से बेटा अबॉर्शन के काफी सारे रूल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है 2024 में आया है, व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स ऑफ एआरटी प्रोग्राम जो चाइल्डलेस कपल को मदद करते हैं, और टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम मतलब जिफ्ट को समझाओ। तो भाई एक एआरटी क्या टेक्निक है, हम हमेशा एक कपल से उनका ओवा और जो है स्पर्म लेते हैं, फिर आप इसमें बताएंगे दो तरीके होते हैं, इन वीवो और इन विट्रो। इन विट्रो मतलब लेबोरेटरी में आउटसाइड दी बॉडी फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, इन वीवो बॉडी के अंदर कराया जाता है। नॉर्मली उन्हें कलेक्ट करके फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, फिर बेटा उसको फीमेल के यूट्रस में अगर जाइगोट है तो ट्रांसफर कर देंगे। यही कुछ स्टेप्स हैं। फिर इन्होंने जिफ्ट प्रोग्राम पूछा है, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 2024 में पूछा गया है, व्हाई इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सो नेम्ड। भाई इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्यों कहा गया? क्योंकि फीमेल बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। इन विट्रो, विट्रो मतलब आउटसाइड दी बॉडी फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन गिफ्ट एंड जिफ्ट, तो बेटा ये मैंने आपको नोट्स में लिखवाया हुआ है कि गिफ्ट टेक्निक में क्या होता है, हम फीमेल डोनर से ओवा ट्रांसफर करते हैं वाइफ को, और जिफ्ट में हम, और पहली बात गिफ्ट एक इन वीवो टेक्निक है, ये एक इन विट्रो टेक्निक है, ठीक है। और इन दोनों टेक्निक्स को एक्सप्लेन कर देना इन शॉर्ट, है ना, बहुत सिंपल हो जाएगा तुम्हारे लिए। फिर बेटा एक्सपैंड दी फॉलोइंग, सबके पहले तो फुल फॉर्म लिखने हैं। गिफ्ट है गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जिफ्ट है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, आईयूआई है इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। एक एक करके इनको एक्सप्लेन करना कि गिफ्ट में हम एक फीमेल को गिफ्ट देते हैं, एक डोनर से ट्रांसफर करते हैं फेलोपियन ट्यूब में। जिफ्ट बेटा एक टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम है। आईयूआई में हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाते हैं स्पर्म्स का। 2023 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू डॉक्टर्स सजेस्ट सम मैरिड कपल्स टू गो फॉर आईवीएफ, एक्सप्लेन द स्टेप्स कैरिड आउट। ये क्वेश्चन बेटा 2020 में पूछा गया है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर डॉक्टर हमेशा पेशेंट को एडवाइस क्यों करते हैं कि आईवीएफ करा लो। बेटा क्यों? क्योंकि उन्हें पता है वो इससे इजीली कंसीव कर पाएंगे और वेरियस जेनेटिक डिसऑर्डर्स प्रिवेंट करा सकते हैं। जब हम कोई चीज लेबोरेटरी में परफॉर्म कर रहे हैं तो हम काफी सारी चीजों को ध्यान रख सकते हैं, वहां पे बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स प्रिवेंट किए जा सकते हैं। एक चाइल्डलेस कपल को बेटा एक बच्चे का वरदान मिल जाता है इस टेक्निक के जरिए। काफी इजी गो टेक्निक है, थोड़ी एक्सपेंसिव है डेफिनेटली, बट वर्थ इट है, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है बेटा जिसने वर्ल्ड वाइड बहुत सारे कपल्स को बच्चा की प्राप्ति का वरदान दे दिया है, समझ रहे हो तुम, ठीक है। तो यही चीज एक्सप्लेन करनी है। लिस्ट एनी 2 रीजंस फिजिकल एंड कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर एक इनफर्टिलिटी कपल के। भाई एक कपल इनफर्टाइल होता है, इन दोनों रीजंस के अलावा रीजन बताओ। साइकोलॉजिकल, इम्यूनोलॉजिकल, काफी रीजंस, ड्रग्स, कुछ रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। फिर पूछा है एक्सप्लेन हाउ आईवीएफ टेक्निक हैज हेल्प्ड अ चाइल्डलेस कपल। ये चीज अपन पढ़ चुके हैं, तुम्हें बताना है कि इससे आप एक फीमेल जो बेटा मां नहीं बन पा रही थी वो बन पाती हैं। फिर बेटा गिफ्ट और आईसीएसआई टेक्निक को वो करना है कंपेयर। गिफ्ट इन वीवो है, ये इन विट्रो है, इसमें माइक्रो नीडल यूज की जाती है, इसमें नहीं करी जाती। मतलब यू कैन जस्ट क्रिएट अ डिफरेंस और दोनों टेक्निक को एक्सप्लेन कर दो। फिर बेटा एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग। एमनियोसेंटेसिस क्या है? एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिससे जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी और सेक्स ऑफ द चाइल्ड पता चलता है। लैक्टेशन एमनोरिया क्या है? एक नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है कि एक फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग के 6 मंथ्स के दौरान प्रेग्नेंट होने के चांस कम होते हैं। जिफ्ट क्या है? जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जो एक इनफर्टाइल कपल के लिए टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम होता है। फिर एक पोस्टर बनाना है बेटा, ये मैंने तुम्हें बोला था अनुराग सर का माथा खा जाना कि पोस्टर कैसे बनाते हैं सर, तुम्हें सर आई थिंक बेटर समझा पाएंगे पोस्टर कैसे बनाया जाता है।
बिकॉज ये क्वेश्चन एक इंग्लिश के क्वेश्चन की तरह है। इंग्लिश में नहीं होता पोस्टर मेकिंग, आई थिंक तुम्हारे सिलेबस में है कि नहीं, आई डोंट नो सीबीएसई के, बट आस्क अनुराग सर, उनकी क्लास में स्पैम कर देना। आरुषि मैम ने बोला था सर मैं पोस्टर बनाना बता दो, ठीक है। तो एक पोस्टर के कुछ रूल्स होते हैं कि जब आप एक पोस्टर बनाते हैं तो उसको एक तो काफी डेकोरेटिव बनाइए, कलरफुल बनाइए, उसमें हेडिंग्स लिख लिए, पॉइंटर्स में चीजें लिख लिए, कुछ डायग्राम्स भी बनाइए ताकि वो पोस्टर काफी इफेक्टिव लगे। इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको क्लास में भी दिखाए थे, ठीक है। सो यस वी आर डन। बेटा आज तुम लोगों की मैंने एक डीपीपी अपलोड करवाई है इनफर्टिलिटी के ऊपर, उस डीपीपी को तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। साथ में बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लीज करना, जो तुमने क्वेश्चन यहां पे देखे आज उन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। एनसीईआरटी और नोट्स की बेटा रीडिंग जो है कंप्लीट कर लेना अगर किसी ने अभी भी नहीं करी है तो, क्योंकि बेटा अब हम कल से एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बेटा कल से जो है हमारा बॉटनी का चैप्टर शुरू हो जाएगा। लॉट्स ऑफ पिंक हार्ट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू माय ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कल से बेटा हम बॉटनी शुरू करने वाले हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो भाई अब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे हम पौधों का, है ना, उसमें बड़ा मजा आता है। मुझे पता है तुम लोगों को इंटरेस्ट कम आता है पौधों के रिप्रोडक्शन में, बट ट्रस्ट मी हम जिस तरीके से पढ़ेंगे तुम्हें बहुत इजी लगेगा चैप्टर और तुम बहुत मजे से एंजॉय करके पढ़ोगे, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। लीडर बोर्ड हम एक बार चेक कर लेते हैं। खुल जा भाई। भूमिका, प्रियंका, श्रिया, मधु, जैयद, अरीबा, मनीष, वर्तिका, अग्रिमा, अंजलि, वेरी गुड यार एवरीबडी, क्या परफॉर्मेंस दी है, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम, क्या बात है। मैम सॉन्ग हो जाए, सॉन्ग यार तुम, मेरे तो वैसे गला खराब हो रहा है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है मेरे अंदर कोई मैं गाना गा के तुम्हें सुना पाऊं, बट मैं तुम्हें इस डे लाइट गाना जो है टेलर स्विफ्ट का, इसका एक मतलब बहुत प्यारा है और तुम्हें वो मतलब जरूर बताना चाहूंगी जो तुम्हारे ना बहुत। तो डे लाइट गाना जो है टेलर स्विफ्ट का, ये बेटा बताता है कि हमारी जिंदगी में कितना भी अंधेरा हो जाए रोशनी की किरण जरूर आती है। डे लाइट मतलब सुबह की जो रोशनी, दिन की जो रोशनी है। और मैं तुम्हें बताऊं आरुषि का मतलब भी होता है सूरज की पहली किरण, मेरे नाम का मतलब है कि सूरज की पहली किरण, है ना। तो भाई आप लोगों की जिंदगी में डे लाइट जरूर होगा। बहुत लोगों को लगता है यार मैम हमारा टफ वक्त चल रहा है, हम बीमार चल रहे हैं, हमारी फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही है, मेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रही है, मेरे को मैम कुछ भी अच्छा सा नहीं लग रहा है, मेरे पढ़ाई में हमेशा से गंदे नंबर आ रहे हैं, मैम मेरा आज तक लीडर बोर्ड में कभी नाम नहीं आया, टेस्ट में कभी टॉप नहीं किया है, बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो यार लाइफ में डार्क समय आता है बट डे लाइट भी आती है, ठीक है। अब तुम आगे वो मतलब बताते हो, सुन रहे हो। वो कह रही है इस गाने में कि यार मैं जो है सब कुछ देख सकती हूँ अपने मन के अंदर, मतलब वो अपने मन के अंदर अपनी जिंदगी को सुधरता हुआ देख सकती है, अपने अंदर सामने वाले के अंदर। और फिर क्योंकि लव सॉन्ग था तो इसमें वो ये भी बता रही कि उसको लगता है जिंदगी में प्यार हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट होता है बट इट इज कलरफुल ऑल्सो, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो उसने कही, बट इट्स गोल्डन। और प्यार बेटा हमेशा वो वाला प्यार नहीं होता है। प्यार जो होता है, कोई दिक्कत नहीं है, वॉइस नहीं आ रही, मैं तुम्हें बता देती हूँ। वो इस गाने में बताना चाहती है यार कि प्यार जो होता है वो गोल्डन होता है, ठीक है। बिकॉज लव चाहे वो आपके पेरेंट्स से हो, आपकी फैमिली से हो, आप किसी और से हो, इट मैटर्स कि लव इज गोल्डन। एंड वो चीज एकदम प्योर होती है जब किसी के लिए आती है, जब हम किसी से प्यार करते हैं। जैसे अपन लोगों का बॉन्ड है, अपन लोग एक दूसरे के भाई बहन हैं जैसा बॉन्ड शेयर कर रहे हैं, बेस्टीज जैसा बॉन्ड शेयर कर रहे हैं, तो देयर इज अ लव कनेक्शन बिटवीन अस जो हम फील करते हैं। एंड लव इज प्योर एंड लव इज गोल्डन, ठीक है। तो बस यही इस गाने का मतलब है। मैं बिल्कुल भी अच्छा गाना नहीं गा सकती, मेरा गला खराब हो रहा है, तुम्हें पता है मैं गर्म पानी पी रही हूँ, ठीक है। तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण गाने का मैंने एक बहुत प्यारा सा मतलब सुनाया। तो जिंदगी में तुम्हारे बिल्कुल बेटा डे लाइट है और आएगी, अभी नहीं आई है तो जरूर आएगी। जिंदगी अंधेरी नहीं है, बहुत खुशहाल भी है और जरूर अच्छी होगी। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई दिक्कत तो डेफिनेटली अच्छी होगी, ठीक है। मिलते हैं बेटा कल की क्लास में, कल 7 बजे की क्लास है आई थिंक अपनी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, तो रेडी रहना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ग्रुप हग,
ग्रुप हग टू एवरीबॉडी, लव यू ऑल, ठीक है, बाय बाय एवरीवन। अच्छा यहाँ पे